हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग डाइवर्सिटी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था नोमेनक्लेचर। अब जो इसमें लास्ट टर्म बचता है वो है क्लासिफिकेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छे से इसको स्टडी करना, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा जाता है, जो उपयोग के आधार पर जीवों के वर्गीकरण किए गए थे, ठीक है। तो कह सकते हैं मानव विकास के प्रारंभ में वर्गीकरण जीवों की उपयोगिता के आधार पर दिए गए जैसे भोजन, वस्त्र या कपड़ा एवं आवास। तो वो जीव जो भोजन के रूप में उपयोग हो सकते थे, वो जीव चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जिन्हें कहीं ना कहीं कपड़ा उद्योग में यूज किया जाए, है ना, और कहीं ना कहीं आवास बनाने के लिए इनका यूज किया जाए। तो ऐसे वर्गीकरण स्टार्टिंग में दिए गए, ठीक है। अब वर्गीकरण होता क्या है, ये बात समझ लेना कि जीवों के समानता एवं असमानता के आधार पर समूहों में बांटा जाता है तथा वर्गीकरण संपन्न किया जाता है। संपन्न होता है, क्लियर। और इस तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है। अब सबसे पहला जो वर्गीकरण है, जो हमारे सिलेबस में भी है, वो 2 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना। तो हम पढ़ेंगे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम। इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो अब सबसे पहला वर्गीकरण हम ले रहे हैं। अच्छा, इससे भी पहले हम देख लेते हैं वर्गीकरण के प्रकार क्या होता है। तो वर्गीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें 3 टाइप आते हैं। नंबर 1 है कृत्रिम
या कहो तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कृत्रिम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो वर्गीकरण है ये कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक की खुद की सोच पर आधारित है। इसमें कोई साइंटिफिक व्यू का यूज नहीं किया जाता है। इसे आप प्रयोगशाला में उपयोग नहीं कर सकते। इसमें जीवों का विकास क्रम प्रदर्शित नहीं होता है। तो सामान्यतः जो बाह्य लक्षण हैं उन्हीं पर आधारित इस वर्गीकरण को बनाया गया है। इसमें हो सकता है कोई एक ही लक्षण लिया जाता हो और उसके आधार पर वर्गीकरण संपन्न होता हो। ठीक है, तो कह सकते हैं आर्टिफिशियल। दूसरा है नेचुरल। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक। ठीक है, वर्गीकरण। तीसरा है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मतलब जातिव्रत। कैसा? जातिव्रत वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। तो तीन तरीके के वर्गीकरण माने गए, एक है आर्टिफिशियल, एक है नेचुरल और एक है आपका फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में जीवों के विकास क्रम प्रदर्शित होते हैं, लेकिन आपका आर्टिफिशियल और नेचुरल इनमें जीवों का विकास क्रम प्रदर्शित नहीं होता। ठीक है, वैसे तो ऑर्डिनरी फॉर्म में इनको इसी टाइप से बताया जाता है, लेकिन हम नोट्स के हिसाब से देखें तो कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी, है ना। तो हम सबसे पहला ले रहे हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, कृत्रिम वर्गीकरण। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा एक अथवा एक से अधिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण होता है। जो सामान्यतः बाह्य लक्षण होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, जो सामान्यतः बाह्य लक्षण माने जाते हैं या बाह्य लक्षण होते हैं। ठीक है, बाह्य लक्षण होते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अरस्तु का वर्गीकरण, किसका? क्लासिफिकेशन proposed by, explained by अरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, ये इसमें है क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन्ड बाय लीनियस। इसी में आता है क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन। ऐसे क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन्ड बाय लेमार्क।
तो ये सब वर्गीकरण आर्टिफिशियल में आते हैं। हमारे लिए दो बड़े खास हैं, एक अरस्तु वाला और दूसरा लीनियस वाला। तो अरस्तु ने क्या किया था, तो अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया था, उन्होंने प्लांट्स को कह सकते हो, अरस्तु ने पौधों को हर्ब सब ट्री, शाक या शाकीय पौधे, दूसरा झाड़ीय पौधे, तीसरा वृक्षीय पौधे। तीन प्रकार से वर्गीकृत किया था, तीन प्रकार से बांटा था। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में लिखा है और हमें इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। हालांकि इन्होंने ब्लड के आधार पर भी एनिमल्स को बांटा है कि इनमें रेड ब्लड है या फिर इनमें रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके से इन्होंने इसको बांटा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। ठीक है, इसमें आंतरिक बाह्य लक्षण, आंतरिक तथा बाह्य लक्षण को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जीवों के आवास को भी सम्मिलित करते हैं। सम्मिलित करते हैं। ठीक है, इन्हें प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें जीवों का विकास क्रम
जीवों का विकास क्रम प्रदर्शित नहीं होता है, प्रदर्शित नहीं होता है। इनमें आपको इवोल्यूशन हिस्ट्री नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप इन्हें प्रयोगशाला में उपयोग कर सकते हो। अच्छा, बेंथम और कर का जो वर्गीकरण है उसी के आधार पर हर्बेरियम सीट को भी अरेंज किया जाता है, ये भी याद रखना आपका है। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन बाय बेंथम एंड हुकर। क्लासिफिकेशन या कह सकते हो बेंथम तथा हुकर का वर्गीकरण, बेंथम हुकर का वर्गीकरण, ठीक है। इनका वर्गीकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कहा जाता है इन्होंने 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 पुष्पीय पौधों मतलब एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण दिया, वर्गीकरण प्रतिपादित किया, ठीक है, प्रतिपादित किया। क्लियर। अब कहा जाता है कि लेकिन इनको जीवों के विकास क्रम की जानकारी नहीं थी, लेकिन इन्हें पौधों के विकास क्रम की जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम ऐसा किया जो इनकी डीमेरिट मानी गई। हालांकि इन्होंने वर्गीकरण बहुत अच्छा दिया था, लेकिन इनकी बिल्कुल भी विकास क्रम की ओर ध्यान न देना इनकी बहुत बड़ी डीमेरिट कंसिडर की गई। इन्होंने एक्चुअली क्या किया, इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया, और डाइकॉट मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म का रखना, ये कई वैज्ञानिकों ने इसको क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि ये विकास क्रम की सही व्याख्या नहीं करता। एक्चुअली सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आए, उसके बाद डाइकॉट और उसके बाद मोनोकॉट का विकास हुआ, तो कह सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, हायर प्लांट्स, और इन्होंने बांट दिया कुछ ऐसे। यहाँ रखा डाइकॉट को, डाइकॉट प्लांट, बीच में रखा जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और यहाँ रखा इन्होंने मोनोकॉट प्लांट्स। तो मोनोकॉट प्लांट डाइकॉट प्लांट के बीच में जिम्नोस्पर्म का रखा जाना, ये इनकी सबसे बड़ी डीमेरिट कंसिडर की गई, ठीक है, ऐसे। तो ये इनका वर्गीकरण है और इसे पूछा भी जाता है। अच्छा, यहीं पर एक बात लिख लेते हैं, बेंथम हुकर
के द्वारा दिए गए वर्गीकरण के आधार पर हर्बेरियम सीट को व्यवस्थित किया जाता है, जाता है। तो ये बेंथम वुगर का एकमात्र ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसे नेचुरल क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया गया। अच्छा, इसमें जीवों का विकास क्रम प्रदर्शित नहीं होता है ना, तो विकास क्रम प्रदर्शित नहीं होता, ये पॉइंट बड़ा खास है। तो ये है हमारे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात, ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अगला, वो है फाइलोजेनेटिक। अब ये फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण में एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स, आवास, इन सब के साथ साथ एक्चुअली जीवों का विकास क्रम भी उपयोग में लाया जाता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें जीवों के विकास क्रम भी स्टडी करने को मिल जाते हैं। क्लियर? ऐसे तो कह सकते हैं जातिवृत्त फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी कि जातिवृत्त क्लासिफिकेशन इनमें विभिन्न आंतरिक बाह्य लक्षणों के साथ साथ जीवों का विकास क्रम भी अध्ययन होता है, मतलब हम विकास क्रम को भी स्टडी करते हैं। क्लियर? ऐसे ओके। इसमें साइटोटैक्सोनॉमी, इसमें आपके न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये सब चीज़ों को भी सम्मिलित किया जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पिगमेंटेशन, इन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है। कह सकते हैं इसमें साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आदि को भी सम्मिलित
किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आते हैं। पिगमेंटेशन भी आप यूज कर सकते हैं। अब किसके वर्गीकरण को हम फाइलोजेनेटिक कहेंगे? तो एग्जाम्पल के नाम पर हैं RH विटेकर, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ RH विटेकर, ये है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन नेल, इस साइंटिस्ट का एक्चुअली जिक्र है अपनी एनसीईआरटी में। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ओसवाल्ड टिप्पो, ठीक है, ओसवाल्ड टिप्पो, एंगलर प्रांटल, हचिंसन, क्रॉनक्विस्ट, ये सब के क्लासिफिकेशन इसी में आते हैं। ठीक है, तो ओसवाल्ड टिप्पो, इनका वर्गीकरण भी इसी में सम्मिलित किया गया। ठीक है, ओसवाल्ड टिप्पो, क्लियर। तो ये सब चीज़ें काउंट करने वाली हैं। हालांकि और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन इस टाइप के हैं। आपके एंडलीकर का क्लासिफिकेशन भी इसी में आता है, क्रॉनक्विस्ट का आता है, हचिंसन का आता है। ये तो पहले इन पर काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं। ठीक है, हमारे लिए 4 साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 5, एक बेंथम हुकर, दूसरा RH विटेकर, वॉन नेल, उधर अरिस्टोटल एंड कैरोलस लीनियस। तो ये वर्गीकरण सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर। मतलब आर्टिफिशियल में वैज्ञानिक की खुद की सोच पर आधारित वर्गीकरण होता है, जो काफ़ी इनिशियल फॉर्म में माना गया था वर्गीकरण, जो आवास, कपड़ा और शेल्टर, आवास, कपड़ा और भोजन, इन पर आधारित थे, यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पर आधारित थे। लेकिन उसके बाद में फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, और नेचुरल क्लासिफिकेशन में वहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल काफ़ी रिसर्च के बाद में वर्गीकरण किया गया। इसमें हैबिटेट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई कि आखिर एक जीव जहाँ रहता है, करैक्टर उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद में फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आए, जिन्हें काफ़ी आधुनिक मॉडर्न तरीके से माना गया। इनमें हमें जीवों के विकास क्रम भी देखने को मिलते हैं। नो डाउट इसमें एक्सटर्नल इंटरनल सारे फीचर्स को इंक्लूड किया जाता है, बट दे ऑल्सो इंक्लूड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो ये अब हमें यहाँ से आगे जो बढ़ना है वो कुछ इस तरीके से कि अब हम पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण देने वाला जो साइंटिस्ट था वो एक्चुअली था कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसे द्विजगत वर्गीकरण। इस पर स्टडी करते हैं। टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण। ठीक है, द्विजगत वर्गीकरण। ये तो इसे देने वाला साइंटिस्ट था कैरोलस लीनियस। कह सकते हैं कैरोलस लीनियस ने ये सबसे पहले वर्गीकरण
प्रतिपादित किया था। इनके अकॉर्डिंग कहानी क्या थी? तो कह सकते हैं इसे कैरोलस तथा लीनियस, कैरोलस लीनियस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, प्रतिपादित किया गया कैरोलस लीनियस। इसमें जीवों को कोशिकाभित्ति आदि बाह्य लक्षणों के आधार पर दो जगतों में बांटा गया। दो जगतों में सभी ऑर्गेनिज्म को बांट दिया। एक थे किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। तो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म दो किंगडम में बांट दिए गए। एक था किंगडम प्लांटी, और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी, ये सब चीज़ें। तो इनमें सेल वॉल उपस्थित होती है और इनमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है। तो यहाँ कोशिका भित्ति उपस्थित, ठीक है। और ये क्या है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित या अनुपस्थित, ये उपस्थित। तो इस तरीके से ये सब स्टडी आगे बढ़ती है। क्लियर? अब ये है कि इसकी मेरिट्स क्या थी और इसकी डीमेरिट्स क्या थी, तो ये समझना है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरिट्स मतलब इसके जो लाभकारी महत्व, मेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 1, इसे सबसे पहले दिया गया नंबर 1, ठीक है। अनेकों जीवों को कह सकते हैं इसमें पौधों, जंतुओं
कवक, आदि को सम्मिलित किया गया, आदि को सम्मिलित किया गया, सम्मिलित किया गया। ठीक है, सबको सम्मिलित किया गया। और ये सही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसकी डीमेरिट्स काफ़ी खास, डीमेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, डीमेरिट्स है ना। अब डीमेरिट में सबसे पहला डीमेरिट है इसमें एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय सभी जीवों को एक ही जगत में रखा गया। मतलब चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सबको एक ही में रखा गया। जिस पर सेल वॉल है वो प्लांटी में आ जाएगा और जिस पर सेल वॉल नहीं है वो एनिमेलिया में चला जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स को एक साथ रखा गया, एक जगत में रखा गया, एक जगत में रखा गया। ठीक है, तो ये भी एक डीमेरिट थी। तीसरा, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों को एक साथ रखा गया। फोटोसिंथेटिक तथा नॉन फोटोसिंथेटिक सभी को एक साथ रखा गया, तो ये भी एक डीमेरिट थी। प्रकाश संश्लेषी हो या अप्रकाश संश्लेषी हो, उन सबको एक ही जगत में इन्होंने रख दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं डीमेरिट का एक कारण बना। क्लियर। अब कुछ और इनकी डीमेरिट्स थी, जैसे क्या थे, जैसे कवक पर सेल वॉल है, जबकि कवक विषमपोषी है ना, तो इसे क्या रखा गया, इसे पौधों के साथ रखा गया। ठीक है, कवक पौधों से अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इन्हें जगत पादप में
जगत पादप में रखा गया। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिमेरिट का सबब बना कि इन्होंने कवक को अलग से कोई जगह नहीं दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में भी हैं ये। लेकिन इसके बावजूद भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबे समय तक लोगों ने इसको मान्यता दी, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने भी दिया था। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी मानते हैं, वर्गीकरण का जनक मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता था और लंबे समय तक लोगों ने इसे माना। ठीक है, तो कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इसी दौरान अन्य वैज्ञानिकों ने इस आवश्यकता को महसूस किया कि हमें कुछ अन्य वर्गीकरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो कह सकते हैं इसे लंबे समय तक प्रयोग में या उपयोग में लाया गया। उपयोग में लाया गया, लेकिन समय के साथ साथ कुछ अन्य स्पष्टता युक्त वर्गीकरण की आवश्यकता मानी गई। ठीक है, तो फिर इसके बाद अन्य विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण देना स्टार्ट किया और अपने अपने बेसिस पर उन्होंने इन वर्गीकरण को प्रस्तुत भी किया। ठीक है, अब इसके बाद में आता है आपका ये 3 जगत वर्गीकरण। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नीट के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं पर ध्यान देना है। डिमेरिट भी एनसीईआरटी में लिखी गई है, ये जो शब्द मैं लिख रहा हूँ ये एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम 3 जगत वर्गीकरण को यहाँ लेंगे, फिर 4 को लेंगे, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे और फिर हम 5 जगत वर्गीकरण पर डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? तो अगली कहानी ये है कि 3 जगत वर्गीकरण क्या है। 3 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण। ठीक है, इसमें कोई कभी पूछता नहीं है तो कह सकते हो इसमें सभी जीवों को तीन जगतों में बांटा गया। जगतों में बांटा गया। ठीक है, वो कौन से थे? तो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको इन्होंने बांट दिया। एक तो था वो लेकर आए प्रोटिस्टा,
इसमें इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया। फिर लेकर आए प्लांटी, ओबियसली पहले से मौजूद था, और फिर दिया फंजाई। ठीक है, सॉरी एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। तो ये 3 जगतों में सभी को बांटते हैं। मतलब इनको लगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर के साथ में स्टडी नहीं करना चाहिए, इसीलिए इन्होंने यूनिसेलुलर को अलग करने के लिए प्रोटिस्टा का निर्माण किया, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया और बाकी सेल वॉल को बेस मानते हुए प्लांटी और एनिमेलिया में इन्होंने वर्गीकरण दिया। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा और आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं 4 जगत वर्गीकरण, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, चार जगत वर्गीकरण क्या है और इसमें क्या किया गया? तो एक है अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कॉपलैन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 जगत वर्गीकरण। ठीक है, 4 जगत वर्गीकरण। ठीक है, इसमें सभी जीवों को चार अलग अलग जगतों में बांटा गया, जगतों में बांटा गया। ठीक है, कैसे? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इन ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 4 में डिफरेंशिएट कर दिया। सबसे पहले लेकर आए ये मोनेरा। मोनेरा में इन्होंने क्या किया? मोनेरा में रखी इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये लेकर आए। फिर इन्होंने अगला देखा, वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किसे लेकर आए? यूनिसेलुलर होना चाहिए एंड यूकैरियोट्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये लेकर आए एज यूजुअल प्लांटी। इनमें प्लांट्स रखे गए, मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स। और एक था एनिमेलिया, इसमें किसे रखे गए? एनिमल्स, और वो भी कैसे? मल्टीसेल्युलर। ठीक है, मल्टीसेल्युलर एनिमल्स को रखा गया। तो इस तरीके से ये 4 जगत वर्गीकरण बनाया गया। ये क्लियर? ऐसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो अपने काम की है। तो हमने पढ़ा 2 किंगडम, एनसीईआरटी में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम, इनकी सबकी हमने स्टडी की। क्लियर? ये है। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर चलेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
क्या है, इसकी शुरुआत हम लोग कर देते हैं। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। इसे सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है आज भी, और काफ़ी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, अप्रूवल दी, और इसे स्टडी में उपयोग किया गया। 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। इसे आधुनिक सर्वमान्य जातिव्रत वर्गीकरण माना जाता है, माना जाता है। क्लियर? इसे R.H. Whittaker 1969 में प्रतिपादित किया। ठीक है, इन्होंने एक नया जगत बनाया जिसका नाम था फंचाई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि कॉपलिन का जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसी पर आगे बढ़े। इन्होंने 4 जगतों को एज इट इज वहाँ से लिया और एक और नया जगत बनाया जिसका नाम था फंचाई, और उन सभी को विकास क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया। तो कह सकते हैं R.H. Whittaker ने एक नया जगत कवक नए जगत कवक या फंचाई की अवधारणा प्रस्तुत की तथा अन्य 4 जगतों के साथ विकास क्रम के आधार पर व्यवस्थित कर
5 जगत वर्गीकरण। बनाया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। ठीक है, तो 4 जगत के स्थान पर अगर इन्होंने 5 कर दिए तो कैसे, ऑर्गेनिज्म को फिर कैसे बांट दिया, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। तो इस तरीके से 5 जगत इन्होंने बनाए। यहाँ 4 जगत थे, तो इन्हीं 4 का यूज करके एक फंजाई अपना और ऐड करके इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। और ये जाति वृत्त वर्गीकरण शो करता है। इसमें जीवों के विकास क्रम की अवधारणा प्रस्तुत होती है। मोनेरा को सबसे नीचे रखा गया, उसके ऊपर प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा से 3 पैरेलल विकसित होते हुए किंगडम दिखाए गए, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अगला लेक्चर आपके लिए बहुत खास है, तो आप NCERT में RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासरूम को स्टडी करोगे, उसे ठीक से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, फिर हम यहाँ बोर्ड पर चीज़ों को समझेंगे और जो हम बनाएं आप भी उसे बनाएं, क्योंकि हम NCERT के वो सारे शब्द यूज करेंगे जो कहीं ना कहीं वर्गीकरण में लिखे गए, यूज किए गए। तो इससे क्या होगा, इससे आपको आगे की सारी कहानी यहाँ क्लैरिफाई होगी। विकास क्रम के आधार पर ही हम एक बड़ा सा एक डायग्रामेटिक स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।